अच्छा दोस्तों, चलिए बताइए कि आपका बचपन भी जॉन सीना और अंडरटेकर की लड़ाइयाँ देखकर बीता है? क्योंकि आपको तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारा बचपन तो फुल टू इन्हीं लोगों की फाइट देखकर बीता है। और अगर फाइटिंग्स की बात करें तो आज के टाइम में मिक्स्ड मार्शल आर्ट का काफ़ी ट्रेंड है, क्योंकि इसमें फाइटर किसी भी फॉर्म में फाइटिंग कर सकते हैं। इसलिए मिक्स्ड मार्शल आर्ट का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। और दोस्तों, हमें बीते कुछ सालों में ऐसे लाजवाब फाइटर्स देखने को मिले हैं जिनकी फाइटिंग स्किल सच में कमाल की है। लेकिन दोस्तों, मिक्स्ड मार्शल आर्ट में कई ऐसे फाइटर मौजूद हैं जिनकी फाइटिंग स्किल के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी भी जबरदस्त है। इसलिए दोस्तों, आज मैं यानी आपका होस्ट दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में कुछ ऐसे ही सबसे विशाल और खतरनाक फाइटर्स को लेकर आया हूँ जिनके बारे में जानकर आप पक्का दंग रह जाओगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। इमैनुअल यारबोरो। दोस्तों, अगर आपने अक्षय कुमार की सुपर हिट फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी देखी होगी तो आपको ये शख्स जरूर याद होगा, क्योंकि फिल्म की लास्ट सीन में अक्षय कुमार ने इन्हीं के साथ फाइटिंग की थी। दोस्तों, ये अमेरिकन फाइटर अपने इस जेंट शरीर की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है और मार्शल आर्ट्स के साथ साथ इसने रेसलिंग में भी अच्छी पकड़ बनाई है। दोस्तों, 6 फीट 8 इंच की लंबाई के साथ पहाड़ जैसे शरीर वाले इस रेसलर से जो कोई भी लड़ता है उसके लिए इसे हराना पहाड़ तोड़ने जितना ही मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, दुनिया के सबसे भारी रेसलर के तौर पर इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। हम आपको बता देंगे इनका वजन 600 पाउंड का है और इन्हें बेस्ट सुमो रेसलर का खिताब में मिला हुआ है। लेकिन इन्होंने कुछ और अलग करने की सोची, इसलिए इन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट की फाइटिंग्स में पार्टिसिपेट किया। लेकिन इनका MMA फाइटिंग करियर काफी छोटा रहा, क्योंकि इनके पास वो टेक्निक नहीं थी जो एक मार्शल आर्ट फाइटर के पास होनी चाहिए। इस वजह से ये अपने अपोनेंट को गिराकर उन्हें क्विट करने के लिए फोर्स करते थे, जो कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट का फॉर्मेट नहीं है। जेंट सिल्वा। दोस्तों, इस ब्राजीलियन फाइटर का नाम जेंट सिल्वा है और इसका ये नाम इसकी फाइटिंग टेक्निक और इसकी पर्सनालिटी देखकर पड़ा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अपने शुरुआती दिनों में इन्होंने बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और ये एक बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर भी थे। इन्होंने ओलंपिक में भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही अपनी कंट्री के बहुत ही फेमस पोलो प्लेयर भी रहे। हालांकि ओलंपिक्स में ये मेन टीम में नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने 4 गेम्स में हिस्सा लिया, जिसके बाद इन्होंने अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस किए और अपने बाल बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने अमेरिकन रेसलिंग एसोसिएशन में हिस्सा लिया। और दोस्तों, वहाँ इन्हें प्रसिद्धि इनके इस जायंट शरीर की वजह से मिली, क्योंकि ये हिस्ट्री के सबसे लंबे फाइटर्स में से एक है। सन 2003 में इन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में हिस्सा लिया, जो कि इनके करियर का सबसे खराब निर्णय था, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट फाइट में हिस्सा लेने से पहले ये बहुत ही फेमस थे। लेकिन मिक्स्ड मार्शल आर्ट में जब इन्होंने हिस्सा लिया तो इन्हें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फाइटर से लड़ना पड़ा, जिनकी टेक्निक सिल्वा से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। और फिर जब सिल्वा उनसे लड़ते तो वो मैच सर्कस में बदल जाता, क्योंकि इतने जेंट शरीर के साथ बिना टेक्निक के सिल्वा रेसलिंग फील्ड में जोकर की तरह लगते, जिसे देखकर दर्शक इनके खूब मजे उड़ाते। और बहुत कम फाइट्स लड़कर सिल्वा ने वापस WWE में रेसलिंग करना ही जरूरी समझा, जो कि काफ़ी अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मिक्स्ड मार्शल आर्ट कोई शो फाइटिंग स्पोर्ट नहीं है जिससे आप बिना टेक्निक के खेल सके। इसके लिए आपको अच्छी टेक्निक और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। होंग मैन चोए। कोरियन मॉन्स्टर, कोरियन क्लॉजी और दोस्त लोगों ने ऐसे कई और रोमांचक नाम होंग मैन को दिए हैं। दोस्तों, ये कोरियन किक बॉक्सर, मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर और रेसलर दिखने में काफ़ी लंबा जायंट है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, इस तरह की पर्सनालिटी रखना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इन्हें एक डिजीज़ है जिस वजह से इनकी बॉडी पार्ट्स अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। 7 फुट 1 इंच की हाइट वाले इस मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर के लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई है, जैसे कि इस जायंट कोरियन फाइटर ने मूवीज़ में भी काम किया है। उसके साथ साथ इन्होंने कोरियन आर्मी में भी 26 महीनों तक अपने देश की सेवा की है। लेकिन 2 मेडिकल टेस्ट के बाद इन्हें अपनी आर्मी की जॉब को छोड़ना पड़ा। दोस्तों, इनके जॉब छोड़ने की वजह इनकी हाइट नहीं बल्कि इनका आई विजन था, जो काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन दोस्तों, जब हम इस शानदार फाइटर को फाइटिंग करते हुए देखते हैं तो किसी को भी इनकी मेडिकल टर्म एंड कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। वैसे दोस्तों, आपका इस शानदार फाइटर के बारे में क्या कहना है, कमेंट में बता दो ज़रा। चैन रोवान। दोस्तों, चैन रोवान एक सक्सेसफुल सुमो फाइटर और बहुत ही जाने माने रेसलर है, जिनकी हाइट 6 फुट 6 इंच है और इनका वेट 499 पाउंड है। दोस्तों, इस शख्स ने अपनी जिंदगी में कई उपलब्धियां पाई,
जब ये पहले नॉन जापानीज शख्स बने जिन्होंने सुमो रेसलिंग में चैंपियनशिप जीत कर सभी को ये दिखा दिया कि सुमो रेसलर होने के लिए जापानीज होना जरूरी नहीं है, और इन्होंने सुमो फाइटिंग के कई जाने माने फाइटर्स को हराकर अपना नाम सुमो फाइटिंग के इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया। लेकिन जब इन्होंने सुमो फाइटिंग से संन्यास ले लिया तब फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इन्हें मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्पोर्ट में जाने का ख्याल आया, जिसमें फाइटिंग करके ये कुछ पैसों का इंतजाम कर सके। इनकी यही सोच इन पर भारी पड़ गई क्योंकि मिक्स्ड मार्शल आर्ट में इनको सुमो फाइटिंग की टेक्निक उतनी काम की नहीं आई और ये उतना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाए जितना उन्हें करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, इन्होंने हर मैच में अपने अपोनेंट को अच्छी खासी टक्कर दी, ये दिखा दिया कि ये भी कुछ कम नहीं है। एरिक स्कॉट एस्ट। एरिक स्कॉट का नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये अमेरिका के जाने माने बॉक्सर, किक बॉक्सर और मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर है। एरिक को कई सारे बॉक्सिंग एनिमेशन शोज में दिखाया गया है क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है जिसमें ये अमेरिकन फ्लैग वाले शॉर्ट्स पहनकर फाइटिंग करते हैं, ये कैरेक्टर बड़ा मशहूर हुआ था और दोस्तों इन्होंने मूवीज में भी काम किया है। हालांकि जब एरिक ने बॉक्सिंग स्टार्ट की तब हर कोई ये कहता था कि इतने भारी भरकम शरीर के साथ बॉक्सिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को ठान लो तो कोई भी आपको उसे करने से नहीं रोक सकता, और ऐसे ही एरिक के साथ भी हुआ, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ बॉक्सिंग की बल्कि ऐसी बॉक्सिंग की कि अच्छे अच्छे बॉक्सर इनके सामने पानी मांगते हैं। फिर इन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में अपना हाथ आजमाने की सोची। जब इन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में कदम रखे तो इन्होंने 26 में से 17 मैच जीत कर दिखा दिया कि ये न सिर्फ अलग अलग तरह की फाइटिंग कर सकते हैं बल्कि इन्हें जीतने का दम भी रखते हैं। अलेक्जेंडर लुंगो। अब दोस्तों इस रोमानियन बॉक्सर और जूडो फाइटर से मिलिए जिन्होंने बाद में मिक्स्ड मार्शल आर्ट में भी कदम रखा। 375 पाउंड और 6 फुट के ये फाइटर हैवीवेट कैटेगरी में 15 में से 10 मैच जीत चुके हैं। लेकिन दोस्तों 2005 में जेम्स टॉनसन के खिलाफ इन्होंने एक मैच लड़ा जिसमें दोस्तों शुरुआती कुछ पलों में इन्होंने जेम्स को उठाकर पटक दिया और ये उन्हें बहुत अच्छे से हराने वाले थे, लेकिन जैसा कि अक्सर इतने भारी भरकम वजन वाले फाइटर के साथ होता है वैसे ही इनके साथ भी हुआ और ये फाइट के एंड तक थक गए, जिस चीज का फायदा उठाकर जेम्स ने इन्हें हरा दिया। लेकिन दोस्तों जब इन्होंने हैवीवेट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, इन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाकर साबित कर दिया कि एक बेहतरीन मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर है, क्योंकि इन्होंने 15 में से 10 मैचों को जीता और बाकी 5 मैचों में जीतते जीतते रह जाना कोई आसान बात नहीं है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। एलन कारेव। दोस्तों अब इस शख्स को तो हम जरूर काफी बड़ा और भारी भरकम इंसान कह ही सकते हैं, क्योंकि जब ये पैदा हुए तो इनका वजन 15 पाउंड का था। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस विशाल शरीर वाले फाइटर ने अपना फाइटिंग करियर आर्म रेसलिंग यानी कि पंजे के खेल से स्टार्ट किया और फिर इन्होंने धीरे धीरे सुमो रेसलिंग करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने खुद को सुमो रेसलिंग में इतना माहिर बना लिया कि 2002 में इन्होंने एमेच्योर वर्ल्ड सुमो रेसलिंग में चैंपियनशिप जीत ली। फिर उन्होंने MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में अपने हाथ आजमाने की सोची। 2005 में इन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में अपने कदम रखे, लेकिन इस फील्ड में इनका करियर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। इन्होंने सिर्फ 5 ही फाइट्स लड़ी और सभी की सभी फाइट इन्होंने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के खिलाफ लड़ी, जिसमें इन्होंने उन्हें कांटे की टक्कर दी। लेकिन एलन का ज़्यादातर फोकस सुमो रेसलिंग में रहता था, इसलिए इन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में ध्यान नहीं दिया, बाद में बिल्कुल छोड़ दिया। सिमी शिल्ड। अब दोस्तों हॉलैंड के रहने वाले प्रोफेशनल किक बॉक्सर और मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर सिमी से मिलिए, जो 3 बार किक बॉक्सिंग के चैंपियन रह चुके हैं और अच्छे अच्छे बॉक्सर इनके सामने खड़े होने से भी घबराते हैं, क्योंकि इनकी बॉक्सिंग टेक्निक इतनी जबरदस्त है कि किसी को भी ढेर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इस जाबाज बॉक्सर ने न सिर्फ बॉक्सिंग में महारत हासिल की है बल्कि कई बार कराटे में भी चैंपियनशिप हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही इन्होंने कई सारी मूवीज में भी काम किया है। हालांकि मिक्स्ड मार्शल आर्ट में एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू 1996 में आए थे और दोस्तों शुरुआती सालों में इन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन 2.5-3 साल बाद मिक्स मार्शल आर्ट में इन्होंने ऐसी जबरदस्त पकड़ पकड़ी कि इन्हें हराना मुश्किल हो गया और इन्होंने उस टाइम के बड़े बड़े फाइटर से न सिर्फ लड़ाई की बल्कि उन्हें हरा भी दिया। दोस्तों अपने मिक्स्ड मार्शल आर्ट के करियर में इन्होंने 41 फाइट में से 26 फाइट जीती थी। बॉब सैप। दोस्तों ये अमेरिकन फाइटर सेमी रिटायर बॉक्सर है। ये मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर और प्रोफेशनल रेसलर भी है। दोस्तों जब इन्होंने 2002 में एक जापानीज फाइटर को बहुत बुरे तरीके से हराया, तभी से ये जापानीज लोगों के दिल में अपने खास जगह बनाने में कामयाब हो गए, जिस वजह से इन्हें जापान की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा खेलने के लिए बुलाया गया और मिक्स मार्शल आर्ट की फील्ड में 4 महीने तक प्रैक्टिस करने के बाद इन्हें उस समय के एक बहुत बढ़िया फाइटर से लड़ने का मौका मिला।
और उस फाइटिंग में बॉब ने अपने अपोनेंट को काफी अच्छी टक्कर दी और लास्ट में ये हार गए। लेकिन अपने शुरुआती दिनों में इतनी बेहतरीन टेक्निक बॉब ने सीख ली थी कि धीरे धीरे उनका करियर मिक्स्ड मार्शल आर्ट के फील्ड में और ज्यादा बेहतर होता चला गया और इसीलिए आज ये हमारी लिस्ट में शामिल है, क्योंकि अपने करियर की शुरुआत करने के कुछ सालों में इन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में अपनी अलग पहचान बना ली थी। योशिहिरो टाकायामा दोस्तों 6 फीट 4 इंच लंबा जापानीज रेसलर अपनी अलग ही डायमेंशन रखता है। दोस्तों जापानीज फाइटर ने 1991 में MMA ज्वाइन किया और अपने करियर की स्टार्टिंग में अन्य यंग फाइटर्स की तरह इन्हें भी पुराने फाइटर के साथ उनकी प्रैक्टिस में फाइट करने का मौका मिला या फिर मैच के दौरान इनकी इंजरी में उन्हें मदद करने का काम मिलता था। और इन्हीं चीजों को करके एक फाइटर धीरे धीरे फाइटिंग सीखता है, जैसे कि इन्होंने सीखा। 1992 में इन्हें अपनी पहली प्रोफेशनल फाइट लड़ने का मौका मिला, लेकिन इन्हें जिस फाइटर के सामने लड़ना था वो फाइटर इनसे काफी स्ट्रांग और एक्सपीरियंस्ड था, जिस वजह से ये वो फाइट हार गए। फिर उन्होंने दूसरे टूर्नामेंट में अपना लक आजमाया। हालांकि टूर्नामेंट की सारी फाइट ये हार गए, लेकिन इनका परफॉर्मेंस काबिल तारीफ था, जिस वजह से इन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली, क्योंकि इन्होंने फाइटिंग के दौरान ऐसी ऐसी टेक्निक आजमा कर अपने अपोनेंट पर वार किया जो वाकई दंग करने वाली थी। और धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद ये काफी सारे मैचेस जीतने भी लगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।